क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जब हम कानूनी या संवैधानिक नजरिए से देखते हैं तो उसे असल में एक कंट्री या देश क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। राइट। और आधिकारिक दस्तावेजों में इसे फेडरेशन या परिसंघ भी नहीं कहा जाता। इसे हमेशा यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ ही क्यों कहा जाता है? यही वो जगह है जहां से किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक और राजनीतिक नींव तय होती है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमें भारतीय संविधान के भाग 1 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उसके शुरुआती 4 अनुच्छेदों को बेहद आसान तरीके से डिकोड करना है। हाँ, क्योंकि 1947 के उस दौर में भारत कोई बना बनाया ढांचा तो था नहीं। सैकड़ों रियासतें थीं, एक बिखरा हुआ भूगोल था। सही कहा। पिछली चर्चा में जब हमने संविधान की प्रस्तावना को समझा था तो वो एक तरह से आत्मा या विचारधारा की बात थी। लेकिन सिर्फ विचारधारा से तो शासन नहीं चलता ना? बिल्कुल नहीं। एक ठोस जमीन चाहिए होती है, एक पक्का नक्शा चाहिए। और अक्सर ये उलझन रहती है कि क्या भारत अमेरिका की तरह एक फेडरेशन है जहां कई राज्य एक साथ आकर एक देश बनाते हैं, या फिर यह एक यूनिटरी स्टेट है। आज हमें इसी गुत्थी को सुलझाना है। मैं बताती हूँ। इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे अच्छी जगह संविधान का पहला पन्ना ही है। अनुच्छेद 1 का पहला ही वाक्य कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत मतलब इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वह है देश के 2 नाम। ऐसा लगता है जैसे संविधान बनाने वाले किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाए थे। ऐसा नहीं था कि कोई असहमति थी, ये बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। संविधान सभा में इस पर काफी लंबी बहस हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि भारत की प्राचीन और सांस्कृतिक जड़ों को महत्व मिले, तो वो भारत नाम के पक्ष में थे। जो कि बहुत स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। लेकिन वहीं जो दूसरा धड़ा था, उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे संयुक्त राष्ट्र वगैरह में देश की पहचान पहले ही इंडिया के रूप में बन चुकी है। राइट। तो मतलब दोनों नामों को एक ही स्तर पर रखकर एक बैलेंस बनाया गया। एकदम सही। आधुनिक और पारंपरिक पहचान का संतुलन। ये तो हुई नाम की बात, लेकिन इसके बाद जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला हिस्सा आता है वो थोड़ा तकनीकी हो जाता है। हाँ, अगर हम इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कानूनी तौर पर बांटें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा तो स्पष्ट रूप से स्टेट्स या राज्य है ना, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। हाँ, जहाँ राज्य सरकारें चुनी जाती हैं और उनका अपना एक अलग प्रशासन होता है। राइट। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़। बिल्कुल। या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले लीजिए। यहाँ राज्य सरकारों वाला ढांचा नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर शासन चलाती है। कुछ भौगोलिक या रणनीतिक कारणों से इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता होगा। हाँ, यही मुख्य वजह होती है। लेकिन जो तीसरी श्रेणी है वो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है। एक्वायर्ड टेरिटरीज वाली। हाँ, अधिगृहित क्षेत्र। मतलब सोचिए, 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था तभी ये सोच लिया गया था कि भविष्य में कोई बाहरी जमीन भी भारत का हिस्सा बन सकती है। वाह, ये तो संविधान निर्माताओं की गजब की दूरदर्शिता थी। बिल्कुल। उन्हें पता था कि राष्ट्र की सीमाएं हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं होती। तो मतलब अगर कल को कोई नया क्षेत्र कूटनीति से या किसी संधि के तहत भारत में शामिल होता है तो उसके लिए पहले से जगह खाली रखी गई। हाँ, ताकि बाद में कोई संवैधानिक संकट ना पैदा हो। बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। कौन सा सवाल? अगर भारत राज्यों का एक समूह है तो इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा गया? मेरा मतलब है, अमेरिका भी तो राज्यों का समूह है और उसे फेडरेशन कहा जाता है। इसी सवाल के जवाब में ना भारत की पूरी राजनीतिक संरचना का रहस्य छिपा है। आप अमेरिका का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ। वहां 13 अलग अलग कॉलोनियां या राज्य थे जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उन सब ने मिलकर एक बैठक की, एक एग्रीमेंट या समझौता किया कि हम सब अपनी शक्तियां केंद्र को देंगे। बिल्कुल। और मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। तो ये तो एक तरह से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया, जहां कई पार्टनर्स मिलकर एक कंपनी खोल रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन भारत के मामले में कहानी एकदम उलट है। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। जी नहीं, भारत के किसी भी राज्य ने आपस में कोई समझौता करके देश का निर्माण नहीं किया है।
सच्चाई ये है कि भारत एक संपूर्ण और अखंड राष्ट्र के रूप में पहले से अस्तित्व में था। और फिर प्रशासन को आसान बनाने के लिए देश को राज्यों में बांटा गया। एकदम सही। इतने बड़े और विविधता वाले देश का शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा किया गया। अगर मैं ऐसे एक विजुअल तरीके से सोचूं ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे लेगो के खिलौने और ईंटों से बनी एक मजबूत दीवार का फर्क। लेगो और दीवार कैसे? मतलब एक फेडरेशन जो होता है वो लेगो के टुकड़ों की तरह है। कई अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़कर एक ढांचा बनाया। अगर कल को कोई ब्लॉक नाराज हो जाए तो खुद को ढांचे से अलग कर सकता है। ये बात तो है। लेकिन भारत की स्थिति लेगो जैसी नहीं है। भारत ईंटों से बनी एक दीवार की तरह है। जब सीमेंट सूख जाता है तो ईंटें दीवार का अटूट हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। अब कोई ईंट ये नहीं कह सकती कि मुझे इस दीवार से बाहर निकलना है। राइट, कोई अलग नहीं हो सकता है। आपकी ये एनालॉजी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। चूंकि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का या जिसे अंग्रेजी में सीड करना कहते हैं, उसका कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत अविनाशी है। हाँ, राज्य प्रशासनिक इकाइयां जरूर है, लेकिन वे इस ईंटों की दीवार से बाहर नहीं जा सकते। ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि कोई बाहर नहीं जा सकता, दीवार मजबूत है एकदम। लेकिन अगर हम इसी एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जी बताइए। अगर ये घर पूरी तरह से सेट है, तो क्या हम इस घर में बाहर से कोई नया कमरा जोड़ सकते हैं? मान लीजिए कोई क्षेत्र अपनी जमीन हमारे साथ मिलाना चाहता है। क्या इस नए कमरे के लिए संविधान में कोई दरवाजा है? हाँ, बिल्कुल दरवाजा है, और ये हमें सीधा अनुच्छेद 2 तक ले जाता है। अच्छा, आर्टिकल 2? हाँ, ये अनुच्छेद संसद को यानी पार्लियामेंट को एक बहुत ही विशेष शक्ति सौंपता है, नए राज्यों को भारत में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति। यहाँ नए राज्य से मतलब उन क्षेत्रों से हैं जो अभी भारत की सीमा के बाहर हैं। एकदम। अनुच्छेद 2 का लेना देना पूरी तरह से बाहरी क्षेत्रों से है, एक्सटर्नल टेरिटरीज। तो अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत संघ में आना चाहता है तो क्या होगा? संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर उस नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश दे सकती है। सिक्किम का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। सिक्किम शुरुआत में पूर्ण राज्य नहीं था ना? नहीं था। बाद में संसदीय प्रक्रिया के जरिए ही उसे भारत संघ में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो अनुच्छेद 2 उस दरवाजे की तरह है जिससे बाहर के लोग इस मजबूत घर में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो हो गई बाहरी एंट्री की बात। लेकिन अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा है और हमें घर के अंदर ही बदलाव करने हो तो? घर के अंदर बदलाव? मेरा मतलब है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा कमरा है और सहूलियत के लिए उस कमरे के बीच में एक दीवार खड़ी करके उसे 2 छोटे कमरों में बांटना है, या फिर 2 कमरों की दीवार तोड़कर एक बड़ा हॉल बनाना है। तो भारत के जो मौजूदा राज्य हैं उनके अंदरूनी नक्शे में ये बदलाव कैसे होता है? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले आता है, और वो है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। हाँ, अगर अनुच्छेद 2 घर में बाहर से नया कमरा जोड़ने के बारे में था, तो अनुच्छेद 3 घर के इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, अंदरूनी पुनर्गठन। इस अनुच्छेद की ताकत का अंदाजा अगर लगाना हो तो सोचिए कोई व्यक्ति रात को सोता है और अगली सुबह उठता है तो पता चलता है कि उसका राज्य अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। राजधानी बदल गई, नाम बदल गया। क्या संसद के पास वाकई इतनी व्यापक शक्ति है? अरे, संसद के पास इससे भी अधिक शक्तियां हैं अनुच्छेद 3 के तहत। सच में? हाँ, संसद किसी भी राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना भी? बिल्कुल। किसी भी राज्य की सीमाएं बदलनी हो या यहाँ तक कि नाम बदलना हो, ये सब इस एक अनुच्छेद के दायरे में आता है। इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण तो 2014 में तेलंगाना का निर्माण है। एकदम सही। भारत के नक्शे के अंदर था, उसी में बदलाव किया गया। और देखिए, ये सिर्फ एक लकीर खींचने तक सीमित नहीं होता है। हाँ, प्रशासन भी तो बढ़ता होगा। बिल्कुल। पुलिस बल, पानी के संसाधन, सरकारी संपत्तियां, प्रशासनिक कैडर, सब कुछ बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक भूचाल होता है। तो क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाता है? मेरा मतलब है, अगर किसी राज्य को बांटने की बात चल रही है तो उसकी तय प्रक्रिया तो होगी। हाँ, प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। क्या संसद एक दिन अचानक से प्रस्ताव लाके नक्शा बदल देती है? नहीं, ऐसा कोई भी बिल संसद में सीधे पेश नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश यानी रेकमेंडेशंस अनिवार्य होती है। अच्छा, प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। ठीक है।
राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, फिर क्या होता है? फिर क्या जिस राज्य का बंटवारा हो रहा है वहां की सरकार से या विधायकों से कुछ पूछा जाता है? राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। ओके। राज्य को एक तय समय सीमा दी जाती है ताकि वे इस बदलाव पर अपनी राय रख सकें। ये एक तरह का प्रेशर वॉल्व है लोकतंत्र में। ताकि राज्य के लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिले। हाँ, बिल्कुल। पर अरे रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? मान लीजिए राष्ट्रपति ने बिल विधानसभा को भेजा और विधानसभा ने सर्वसम्मति से कह दिया कि हमें ये बंटवारा मंजूर नहीं है, हमारी सीमाएं मत बदलिए। राज्य ने सीधे सीधे नो कह दिया। क्या तब भी संसद उस राज्य का नक्शा बदल सकती है? क्या राज्य की राय उसकी सहमति है? यहीं पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली सच सामने आता है। राज्य से उसकी राय जरूर मांगी जाती है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। क्या मतलब राज्य के चिल्ला चिल्ला कर विरोध करने के बावजूद केंद्र सरकार उसका नक्शा बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। संविधान के तहत राज्य जो भी राय देता है वो संसद पर बाइंडिंग नहीं होती। ओहो। संसद राज्य की राय सुन सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से संसद का ही होता है। मतलब राज्य की ना का कोई मोल नहीं। अगर संसद को लगता है कि राष्ट्रीय हित में या प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य का बंटवारा जरूरी है, तो राज्य के न कहने पर भी वो कदम उठा सकती है। ये तो एक तरह से राज्यों की पूरी शक्ति को ही चुनौती देने वाली बात हो गई। राज्य तो यही सोचेंगे ना कि उनका अपने ही भूगोल पर कोई अधिकार नहीं है। इसी विशेषता के कारण भारतीय ढांचे के लिए एक बहुत ही मशहूर वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाक्य? भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वाह, विनाशी राज्य और अविनाशी संघ, बहुत ही गहरा वाक्य है ये। इसका सीधा अर्थ है कि भारत संघ का वजूद कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो राज्य हैं उनका वजूद, नाम और सीमाएं कभी भी बदली या नष्ट की जा सकती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। वहां राज्य की अनुमति के बिना केंद्र उसकी सीमाएं छू तक नहीं सकता, लेकिन भारत में केंद्र के पास ये परम शक्ति है। हाँ, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने केंद्र को इतनी ज्यादा शक्ति क्यों दी होगी? क्योंकि उन्हें देश का टूटने का डर था। आप सोचिए, विभाजन के बाद का माहौल कितना तनावपूर्ण था। हाँ, वो तो था। अगर राज्यों को अपनी सीमाओं पर वीटो पावर दे दी जाती, तो भाषा और क्षेत्रीयता के नाम पर देश के अनगिनत टुकड़े हो सकते थे। राइट। मतलब केंद्र को शक्तिशाली बनाकर उन्होंने ये तय किया कि भारत की अखंडता पर कोई आंच ना आए। बिल्कुल। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन अब एक और कानूनी पेचीदगी दिमाग में आ रही है मेरे। बताइए। किसी भी देश के नक्शे को बदलना, नए राज्य बनाना, ये तो देश के मूल स्वरूप में ही बदलाव करने जैसा है ना? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसके लिए तो संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन या अमेंडमेंट करना पड़ता होगा। मुझे जहां तक याद है, संविधान में बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल होता है। जो कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। राइट। अनुच्छेद 368 तो वो विधायी पहाड़ है जिसे पार करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। हाँ, सदन में मौजूद 2/3 सदस्यों का समर्थन, जो कि राजनीति में अक्सर टेढ़ी खीर साबित होता है। तो क्या हर बार नया राज्य बनाते समय सरकार को इस अनुच्छेद 368 वाले पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है? और यही एंट्री होती है अनुच्छेद 4 की, आर्टिकल 4। अच्छा। ये अनुच्छेद एक तरह से किसी कानूनी जादू की तरह काम करता है। जादू कैसे? अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे, चाहे बाहरी क्षेत्र शामिल करना हो या राज्य को बांटना हो, उन्हें तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। है। अगर वो संविधान संशोधन नहीं है तो फिर वो है क्या? वो एक साधारण कानून है, सिंपल लॉ। अच्छा। इसका मतलब है कि संसद एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से राज्यों के नक्शे में इतने बड़े बदलाव कर सकती है। साधारण बहुमत मतलब जितने लोग आए हैं उनका 50% + 1। बिल्कुल। सदन में उस दिन मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के आधे से सिर्फ एक ज्यादा। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। इतनी बड़ी शक्ति, किसी राज्य का वजूद खत्म करने की शक्ति, और उसकी कानूनी प्रक्रिया इतनी आसान, एक आम कानून की तरह पास कर सकते हैं। हाँ, और इसे जानबूझकर आसान रखा गया था। क्यों?
क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये एहसास था कि आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन की जरूरतें बदलेंगी, भाषा या संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग तो उठेगी ही। सही बात है। अगर नक्शा बदलने की प्रक्रिया को 368 के तहत बहुत जटिल बना दिया जाता तो छोटी छोटी मांगों को लेकर देश में विद्रोह भड़क सकते थे। राइट। इसलिए उन्होंने एक तरफ केंद्र को ये शक्ति दी और दूसरी तरफ इसे लागू करने की कागजी प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया। ये दूरदर्शिता सच में अद्भुत है। उन्होंने एक ऐसा लचीला ढांचा तैयार किया जो समय के साथ खुद को ढाल सके लेकिन टूटे नहीं। एकदम सही सारांश है ये। चलिए एक बार आज की इस पूरी यात्रा के मुख्य पड़ावों को तेजी से एक साथ रखकर देखते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 1 को डिकोड किया। हाँ? जिसने ये स्थापित किया कि भारत राज्यों का संघ है, कोई अग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक मजबूत दीवार है जहां से कोई ईंट बाहर नहीं जा सकती। और फिर अनुच्छेद 2 ने ये रास्ता दिखाया कि अगर कोई विदेशी जमीन भारत में शामिल होना चाहती है तो संसद उसे नए राज्य के रूप में अंदर ला सकती है। राइट। फिर आया सबसे पावरफुल हिस्सा, अनुच्छेद 3, अंदरूनी नक्शे में बदलाव। अंतिम शक्ति संसद के पास है, राज्य की राय ली जाएगी लेकिन वो केंद्र को रोक नहीं सकती। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बिल्कुल। और अंत में अनुच्छेद 4 जो ये पक्का करता है कि ये बड़े बदलाव कानूनी फाइलों में ना उलझें, साधारण बहुमत से काम हो जाए। हाँ, इसे संविधान संशोधन का भारी भरकम दर्जा देने की जरूरत नहीं है। तो भाग 1 के ये चारों अनुच्छेद मिलकर भारत की जमीन और उसके ढांचे को पूरी तरह से तय कर देते हैं। बिल्कुल। अब ये तो साफ है कि भारत का भूगोल कैसे काम करता है, लेकिन इस भौगोलिक क्षेत्र को समझ लेने के बाद एक और सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? इस विशाल जमीन पर आखिर रहता कौन है? और यही बात हमें सीधा नागरिकता यानी सिटीजनशिप की ओर ले जाती है। एकदम सही। इस भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्ति और एक नागरिक के बीच क्या फर्क है? भारत का नागरिक असल में है कौन? अगले चरण में संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 पर इसी गुत्थी को सुलझाया जाएगा। हाँ, और वो हिस्सा भी कानूनी और ऐतिहासिक नजरिए से बहुत दिलचस्प होने वाला है। निश्चित रूप से। लेकिन आज की चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक विचार लगातार घूम रहा है जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। कौन सा विचार? हमने देखा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास राज्यों की सीमाएं बदलने की असीमित शक्ति है। राज्य चाहे या न चाहे नक्शा बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। तो आने वाले दशकों में जैसे जैसे भारत की राजनीति और क्षेत्रीय पहचान और भी मुखर होंगी, ये शक्ति देश के भविष्य को कैसे आकार देगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में राज्यों की सीमाएं जरूरतों के हिसाब से और भी तेजी से बदलेंगी, या फिर क्षेत्रीय पहचानें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि केंद्र शक्ति का इस्तेमाल करने से बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि नक्शे सिर्फ जमीन नहीं बांटते, वे समाज की नियति भी तय करते हैं।